कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। सिद्धार्थ और मायरा के जाने के बाद साहिल के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। साहिल ने कॉल पिक करते ही उधर से वह आदमी उस पर बरस पड़ा। इडियट, अक्ल नाम की कोई चीज़ है या नहीं तुम में? अभी तुम हमारा सारा प्लान खराब कर देते। 4 सालों से क्या यही दिन देखने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी? मायरा ने अगर वह तुम्हारी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है तो ठीक है, हम कोई और प्लान बनाएंगे, लेकिन इस तरह से तुम्हारे रिएक्ट करने पर सारा प्लान बिगड़ सकता था। अगर तुम्हारी वजह से मेरी 15 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है तो तुम्हारी वजह से मायरा को कुछ हो जाता तो तुम्हें पता भी है इसका क्या अंजाम होता। आगे से ध्यान रखना, अगर ऐसा दोबारा सिचुएशन हुई तो तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे भाई के साथ क्या कर सकते हैं, इसलिए आगे से ज़रा ध्यान से। यह सुनकर साहिल के एक्सप्रेशंस बदल गए। वह चिल्लाते हुए उनसे कहा, खबरदार, अगर मेरे भाई को कुछ भी किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो वह कॉलर बोला, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है, जितना काम दिया है उतना करो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम। साहिल के इतना बोलते ही दूसरी तरफ से फ़ोन कट हो गया। साहिल फ़ोन काट कर गुस्से से हाथ पटकता रह गया। तभी उसे एक साथ कई लोगों की चलने की आवाज़ आई। जब उसने सिर उठाकर देखा तो काले कपड़े पहने हुए 4 लोग उसके सामने खड़े थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये लोग कौन हैं। वह इससे पहले कुछ सोचता, वह चारों उसे उठाकर ले जाने लगे। वह बस चिल्लाता ही रह गया, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो। उन चारों ने साहिल को वहाँ से ले जाकर उस होटल से दूर एक अंधेरे कमरे में पटक दिया। उधर मायरा सिद्धार्थ के साथ रेस्टोरेंट से बाहर जा रही थी। सिद्धार्थ ने उसे थाम रखा था। सिद्धार्थ मायरा को लेकर अपनी कार में गया और उससे बैक सीट पर आराम से बैठा दिया। मायरा ने होटल में वह टूटा हुआ ब्रेसलेट उठा लिया था। वह कार में बैठकर उस टूटे हुए ब्रेसलेट को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सिद्धार्थ ने उसे चुप कराते हुए बोला, मायरा काम डाउन, तुम ठीक हो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। पर मायरा उस ब्रेसलेट को देखकर उदास थी। वह बस रोए जा रही थी। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह यहाँ आई ही क्यों। सिद्धार्थ जब उसे चुप करा रहा था तो उसकी नज़र मायरा के हाथ की कलाई पर पड़ी। मायरा की कलाई लाल हो चुकी थी। उसने कार से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसमें से ऑइंटमेंट निकाल कर मायरा को लगाने लगा। उसने जैसे ही ऑइंटमेंट मायरा के हाथों पर लगाना शुरू किया, मायरा के हाथों में दर्द की एक टीस उठी। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसे चोट भी लगी है। ऑइंटमेंट के लगाने से मायरा के मुंह से आह निकल गई। यह देखकर सिद्धार्थ आराम से लगाने लगा। कुछ देर बाद मायरा जैसे ही थोड़ी सी शांत हुई तो सिद्धार्थ ने ड्राइवर से कहा, हम ऑफिस कल चलेंगे, अभी आनंद मेंशन चलो। मायरा जो खिड़की के बाहर देख रही थी उसने कहा, नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना, क्या हम हाईवे पर चल सकते हैं प्लीज़। यह सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया और उससे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। वह बोला, क्यों, इतनी सी बात के लिए तुम? और कहते कहते चुप हो गया। तो मायरा बोली, अरे आप गलत समझ रहे हैं, डोंट वरी, मैं सुसाइड करने वाली नहीं हूँ, मुझे बस कुछ देर अकेले रहना है प्लीज़। यह सुनकर सिद्धार्थ ने चैन की सांस ली और गाड़ी हाईवे पर एक ब्रिज पर आकर रुकी। गाड़ी से बाहर निकलकर मायरा ब्रिज की रेलिंग के पास आकर खड़ी हो गई। ब्रिज के नीचे पानी बह रहा था और मायरा उस पानी को ही ध्यान से देख रही थी और अपने हाथों में वही ब्रेसलेट लिए थी। सिद्धार्थ ने देखा तो वह पॉकेट में हाथ डालकर उसके पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, क्या यह मामूली सी चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है जो इसके लिए तुम इतनी उदास हो? नहीं, इसे देने वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, मायरा ने बोला। तो सिद्धार्थ बोला, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? शायद मैं तुम्हारी उदासी दूर कर सकता हूँ। तो मायरा बोली, यह इम्पॉसिबल है, यह चीज़ बहुत ख़ास थी मेरे लिए, जान से भी ज़्यादा पसंद है यह चीज़ मुझे, चाहे वह टूटी हुई ही क्यों ना हो। और इसे देने वाला भी, वह मन ही मन बोली। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। सिद्धार्थ ने देखा उसके चेहरे पर उदासी और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तभी सिद्धार्थ ने वैसा ही ब्रेसलेट मायरा के आगे कर दिया।
मायरा ने आंखें उठाकर उसे देखा तो हैरान ही रह गई और आंखें बड़ी करके उसको देखने लगी। वह कभी सिद्धार्थ को देखती तो कभी उस ब्रेसलेट को। दरअसल यह एक कपल ब्रेसलेट था और उसमें एक सिंपल चेन के साथ हार्ट शेप के 2 टुकड़े लगे हुए थे और वह मैग्नेट का था। सिद्धार्थ के हाथ में वह ब्रेसलेट देखकर मायरा शौक खड़ी थी। वह उससे पूछने लगी, यह तुम्हारे पास कैसे आया? यह तो करण का है ना? सिद्धार्थ बोला। तो मायरा बोली, हाँ, और यह तुम्हारे पास कैसे आया? क्या तुम करण को जानते हो? कहाँ है वह? कैसा है? मुझे उसके पास ले चलो, मुझे मिलना है उससे। उससे माफ़ी मांगनी है, उससे पूछना है क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि जो मुझे इतने साल अकेला छोड़कर चला गया। बहुत डांटना है मुझे उसे, प्लीज़ ले चलो मुझे उसके पास। मायरा की बातें सुनकर सिद्धार्थ की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उसके सामने खड़ा भी रह सके, पर उसने जैसे तैसे हिम्मत करके बोला, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है मीरा। सिद्धार्थ के मुंह से मीरा नाम सुनकर वह और भी हैरान हो गई। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे उछलकर बाहर ही आ जाएगा। मायरा धीरे से बोली, यह नाम से तो मुझे करण बुलाता था। यह नाम तुम्हें कैसे पता? इस नाम से मुझे सिर्फ करण बुलाता था। मतलब तुम? मायरा अटकते अटकते बोली, क्या तुम ही? हाँ, मैं करण हूँ, मीन्स तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। यह सुनकर मायरा ने 2 कदम पीछे ले लिए और एकदम से सिद्धार्थ को एक चाटा मारा और उसके गले लग गई। मायरा सिद्धार्थ से चिपक कर फूट फूट कर रो रही थी। वह बोली, करण मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे उस दिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें तो पता है ना मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ। आई एम सॉरी, माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर मायरा उसके गले लगकर रोने लगी और पिछली बातों को याद करने लगी। मायरा और करण दोनों एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। सिद्धार्थ के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए सिद्धार्थ उनसे बहुत नाराज़ था, सीधे मुँह बात तक नहीं करता था। उसके रूड बिहेवियर को देखकर सिद्धार्थ के पापा ने उसे ज़बरदस्ती बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। मिस्टर ओबेरॉय की रेपुटेशन खराब ना हो इसलिए सिद्धार्थ का नाम भी बदल कर उन्होंने करण रख दिया था। इस बात से करण बहुत नाराज़ हुआ था कि उसके खुद के पिता ने उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था, उसका नाम तक बदल दिया था। मायरा को भी उस अनजान खतरे के डर से बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराया गया था। तब तक मायरा की माँ का निधन हो चुका था। मायरा और करण पहले एक दूसरे से दूर ही रहा करते थे। दोनों एक दूसरे को ज़्यादा भाव नहीं देते थे और ना ही ज़्यादा बातें करते थे। एक बार उन दोनों को क्लास में एक ही प्रोजेक्ट दिया गया और वह दोनों साथ में काम करने लगे। जहाँ मायरा क्लास की टॉपर हुआ करती थी वहीं करण एक एवरेज लड़का रहता था। दोनों के प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था, तभी से दोनों की फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई थी। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी जैसे दोनों एक दूसरे की परछाई हों। दोनों अपनी हर चीज़ शेयर करते थे। मायरा के पापा जब भी उससे मिलने आते थे तो करण से भी उतने ही प्यार से मिलते थे। यह देखकर करण मायरा को बहुत लकी मानता था कि उसको इतने प्यार करने वाले पापा मिले हैं। और एक उसके पापा थे जो एक दूसरी औरत के लिए अपनी बीवी और अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चले गए। करण की पढ़ाई विनीता जी, सिद्धार्थ की माँ और नेहा की पूरी जिम्मेदारी उसके मामा मिस्टर विक्रम शेखावत ही ले रहे थे। करण ज़्यादातर अपने घर नहीं जाता था। विनीता जी और मिस्टर दीपंकर ओबराय की डिवोर्स के केस और इसकी इशू की वजह से उसे घर से दूर रखा जाता था। नेहा बहुत छोटी थी इसलिए उसे विनीता जी ने अपने पास ही रखा था। इसलिए करण ज़्यादातर मायरा के साथ ही वक्त बिताता था। मायरा करण को पढ़ाई में मदद करती थी। करण पढ़ाई में स्लो होने की वजह से क्लास में उसका मजाक उड़ाया जाता था, पर मायरा की वजह से उसे कोई कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि मायरा को अच्छे मार्क्स की वजह से मॉनिटर बना दिया गया था। मायरा भी चुलबुली लड़की थी और अक्सर करण के साथ मजाक किया करती थी। करण भी उसे प्यार से मीरा बुलाता था। वह कहता था उसे मीरा बुलाने का हक सिर्फ उसका ही है। उसने कभी मायरा का असली नाम भी नहीं पूछा था। वह दोनों लड़ते भी थे तो ऐसे जैसे कुत्ती बिल्ली झपट रहे हों और मीरा की नाक पर हमेशा गुस्सा रहता था। मीरा जब भी गुस्से में होती थी तो उसके कान लाल हो जाते थे और यह देखकर करण को बहुत मज़ा आता था। जब पूरे स्कूल एक लेक के पास पिकनिक के लिए गया था तो मायरा और करण भी उनके साथ गए थे।
वहां पहुंचकर सब एंजॉय कर रहे थे। तभी करण को पास ही एक दुकान दिखी। वह वहां गया और उसने ब्रेसलेट का पेयर पसंद आ गया। उसने वह खरीदा और मायरा को देने की प्लानिंग करने लगा। तभी मायरा टहलते टहलते लेक के किनारे पहुंच गई। वहां की एक साइड की रेलिंग टूटी हुई थी। मायरा का ध्यान नहीं था और वहां पर भीड़ में किसी से धक्का लगने की वजह से वह फिसल कर पानी में गिर गई। यह देखकर करण जोर से चिल्लाया, मीरा! सब वहां इकट्ठा हो गए। करण जैसे ही कूदने को हुआ तो टीचर ने उसे पकड़ लिया और एक टीचर कूद कर मायरा को बचाकर ले आए। मायरा तब तक बेहोश हो चुकी थी। करण बहुत घबरा गया था। वह बस मायरा को उठाने की कोशिश कर रहा था। करण बस रोए ही जा रहा था कि कहीं मायरा को कुछ ना हो जाए। टीचर ने मायरा के पेट को दबाकर पानी निकाला और कुछ देर बाद वह होश में आ गई। तब तक करण का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वह लोग तुरंत वहां से निकल गए। बस में पूरे रास्ते करण ने मायरा का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसने अगर छोड़ा तो मायरा उसे छोड़कर कहीं चली जाएगी। मायरा भी आंखें बंद करके करण के कंधे पर सर रख कर बैठी थी। ऐसे ही स्कूल में हंसते खेलते एक महीना बीत गया और उनके एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ गई। टीचर ने मायरा और करण को एक प्रोजेक्ट दिया। इस प्रोजेक्ट में करण को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया तो मायरा ही उस प्रोजेक्ट को बना रही थी। करण बस उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता, या यूं कहे कि सारी मेहनत मायरा ने ही की थी। प्रेजेंटेशन से पहले दोनों अपने प्रोजेक्ट के साथ बैठे थे। मायरा ने करण को स्ट्रिक्टली कहा था कि प्रोजेक्ट का ध्यान रखना। करण को उस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ लगी तो वह चेक करने के लिए उसे देख ही रहा था कि टीचर ने उन्हें बुलाया। करण जैसे ही जाने लगा तो गलती से टिया ने उसके पैर में अपने पैर फंसा लिए। करण गिरते गिरते बचा, लेकिन उसका प्रोजेक्ट नीचे गिरकर टूट गया और बेंच लगने की वजह से करण के हाथ पर चोट भी लग गई थी और खून निकल रहा था। उन दोनों की बारी लास्ट में थी, इसलिए प्रोजेक्ट का यह हाल देखकर टीचर उन्हें 0 मार्क देकर चले गए। मायरा यह देखकर बहुत दुखी हुई और गुस्से से करण पर बिफर पड़ी। उसने करण को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और ना ही यह पूछा कि क्या करण को चोट लगी है। वह बस गुस्से में उस पर चिल्लाती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मायरा बोली, तुम्हारी वजह से मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुमसे कुछ ठीक से नहीं हो सकता है। तुम कुछ नहीं कर सकते। तो करण बोला, मीरा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर यह सब नहीं किया है। तो मायरा बोली, सही कहा तुमने कुछ नहीं किया है। सब कुछ मैंने किया था। तुम कभी कुछ नहीं कर सकते खुद से। तुम हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हो। हमेशा लूज़र ही रहोगे तुम सच में बहुत बड़े लूज़र हो। तुमने सब खराब कर दिया। मुझे आइंदा से अपनी शक्ल भी मत दिखाना। हमारी दोस्ती यहीं ख़त्म होती है। बहुत हो गया। इस बार तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। तुम लूज़र हो। सुना तुमने करण, तुम लूज़र हो। और वहाँ से अपने आंसू पोंछते हुए चली गई। मायरा के जाने के बाद पूरी क्लास के बच्चे करण को चिढ़ाने लगे। लूज़र, करण इज़ द लूज़र, लूज़र, करण इज़ द लूज़र। करण को किसी के बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में बस यही बात गूंज रही थी, करण तुम लूज़र हो। तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। करण को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसकी मीरा ने उस पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं किया। उसे कभी भी शक्ल ना दिखाने को कह दिया और इसी बात पर वह दोस्ती भी खत्म करके चली गई। करण रोते रोते वहां से चला गया। उस रात वह बस रोए ही जा रहा था। उसे बस मायरा की बातें याद आ रही थी। उसे अपनी चोट का भी ख्याल नहीं आया। वह बेड के किनारे बैठकर अपने घुटनों में सिर्फ मुंह छुपाए बस रो ही रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उसका दोस्त प्रत्यूष खड़ा था। मायरा के बाद प्रत्यूष ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिससे वह अपनी हर तकलीफ हर खुशी शेयर करता था। प्रत्यूष उसके सामने आकर बैठ गया तो करण उसके गले लगकर रोने लगा। प्रत्यूष उसे शांत करने लगा और बोला, चुप हो जा। वह बस गुस्से में ऐसा बोल गई। आई एम श्योर उसे पछतावा हो रहा होगा। तू रो क्यों रहा है? ऐसे रोते हुए तू अच्छा नहीं लगता। करण थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और बोला, नहीं यार, इस बार उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं लूज़र नहीं हूँ। मेरी बात तक नहीं सुनी उसने। मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया।
मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा और मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है। और जब तक मैं यह प्रूफ नहीं कर देता कि मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ बन सकता हूँ, तब तक मैं मीरा को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। यह सुनकर प्रत्युष थोड़ा सा घबरा गया और बोला, तू क्या करने वाला है? सच बता, तू क्या करने वाला है? तो करण ने कुछ नहीं कहा और उठकर वहाँ से जाने लगा। वह वार्डन के पास गया और किसी से बात करने की इच्छा जाहिर की। वार्डन ने उसे साफ मना कर दिया कि अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी बात नहीं करते। तो करण जिद करने लगा, बहुत ज़रूरी है मैम, मुझे अभी बात करनी है, प्लीज़ कॉल लगा दीजिए। वह वार्डन भी उसकी हालत देखकर हाँ में सिर हिला दिया और किसी को कॉल लगाया। करण शांत होकर उनसे बात करने लगा और बात करते करते जैसे ही रूम में आया तो देखा करण शांत होकर उनसे बात करने लगा और बात करके जैसे ही रूम में आया तो देखा प्रत्युष अभी भी बैठा कुछ सोच रहा है। उसने कहा, तू टेंशन मत ले, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठा रहा, अब मुझे खुद को साबित करना है। प्रत्युष उसे कुछ कहने वाला था कि उसकी नज़र करण के हाथ पर लगे चोट पर पड़ी। चोट थोड़ी सी गहरी थी और वहाँ से निकला हुआ खून भी सूख चुका था। वह जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसके हाथ पर मरहम पट्टी करने लगा। उधर मायरा को भी नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उसने ऐसे कैसे उन दोनों की दोस्ती खत्म कर दी और करण को कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया। उसने सोचा कि कल पूरी क्लास के सामने उससे माफ़ी मांगेगी और ज़रूरत पड़ने पर वह जो सज़ा देगी वह मंजूर भी कर लेगी। ऐसे ही ख्यालों में गुम हुए धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी और वह नींद की आगोश में चली गई। पूरी रात ठीक से न सो पाने की वजह से मायरा सुबह देर से उठी। वह जल्दी से रेडी होकर क्लास के लिए चली गई। वह जब क्लास में गई तो क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए उसे ध्यान ही नहीं रहा कि करण क्लास में नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद वह करण को ढूंढने लगी। जब बहुत ढूंढने के बाद भी करण नहीं मिला तो उसने प्रत्युष के पास जाने का फैसला किया, क्योंकि प्रत्युष ही उसका इकलौता दोस्त था जो उसे हर हालत में समझता था। वह और करण अच्छे दोस्त थे। मायरा प्रत्युष को ढूंढते हुए उसके पास जाने लगी तो देखा कि प्रत्युष उसकी तरफ ही आ रहा था। प्रत्युष मायरा के पास आकर रुका। मायरा उसे कुछ बोलने ही वाली थी कि प्रत्युष ने मायरा को एक छोटा सा बॉक्स पकड़ा दिया और कहा, यह करण ने दिया है तुम्हारे लिए और शायद यह आखिरी है। मायरा उस बॉक्स को ध्यान से देखने लगी। वह जैसे ही प्रत्युष से कुछ पूछने को हुई तो देखा प्रत्युष पहले से ही वहां से जा चुका है। मायरा सोचने लगी, दिया था का क्या मतलब है और आखिरी है इसका क्या मतलब है? वह खुद भी तो दे सकता था। क्या वह मुझसे इतना नाराज है? और आज स्कूल क्यों नहीं आया? उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना। अब मायरा को करण की चिंता होने लगी थी। वह यह सब सोचकर क्लास में चली गई। क्लास में वह खिड़की के पास बॉक्स लेकर बैठ गई। मायरा ने वह बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें एक ब्रेसलेट था। वह उसी पेयर में से एक था जो करण ने अपने और मायरा के लिए खरीदा था। उस बॉक्स में एक चिट्ठी भी थी। मायरा ने उसे ओपन किया और पढ़ने लगी। मीरा, आई एम सॉरी, मैंने सच में वह सब जानबूझकर नहीं किया था। उस दिन मेरे पैर टिया के पैर में उलझ गए थे और मैं गिरते गिरते बचा था। पर उस दिन तुम्हारी उन बातों ने मुझे बहुत हर्ट किया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मैं लूज़र नहीं हूँ, यह साबित नहीं कर देता। मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा मीरा। मैंने एक ब्रेसलेट रखा है, यह अपने लिए और तुम्हारे लिए खरीदा था। इसे मेरा गिफ्ट समझना, सॉरी, आखिरी गिफ्ट समझना। आई एम सॉरी मीरा, गुड बॉय। जैसे जैसे मायरा उस चिट्ठी को पढ़ती जा रही थी उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। उसे रोता हुआ देखकर उसकी दोस्त धरा उसके पास आई। मायरा उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। कुछ दिन तक करण को याद करते करते मायरा ने खाना पीना छोड़ दिया और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उस वजह से उसके पिताजी उसे घर ले गए थे। करण के छोड़कर जाने के दुख में वह वैसे ही बहुत दुखी थी और ऊपर से उसके कुछ महीनों बाद उसके पापा की डेथ हो गई। उस पर तो जैसे बिजली ही गिर गई। अखिल को उस खतरे के बारे में पता था, इसलिए वह मायरा को लेकर इंदौर चला आया, क्योंकि इंदौर में इनको कोई नहीं जानता था। भोपाल में सब कुछ खत्म करके अखिल और मायरा इंदौर चले आए थे।
मायरा सिद्धार्थ के गले लगकर रोती रही। सिद्धार्थ उसके सर को सहला रहा था। मायरा उसके दूर होते हुए बोली, सिर्फ मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए तुम मुझसे इतने साल तक दूर रहे। करण, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती थी, पर इस वजह से मैं तुम्हें पसंद करना भूल चुकी हूँ। तुम मुझसे इतने साल तक दूर रहे, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। पिछले 15 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रही थी, गिल्ट में घुट घुट कर जी रही थी। तुम ऐसे नाजुक वक्त पर मेरे साथ नहीं थे तो क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगे? इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे फिर से धोखा नहीं दोगे? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारे नाम से नफरत करती हूँ, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आई हेट यू करण। यह सुनकर सिद्धार्थ चिल्लाया, नहीं। तो मायरा उसके कंधे को पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोली, क्या नहीं, क्या सोच रहे हो सिद्धार्थ? मैंने आपसे कुछ पूछा था। क्या आप करण को जानते हो? कैसा है वह? क्या मुझे आप वहाँ ले जा सकते हो? मुझे एक बार मिलना है उससे, प्लीज़ मुझे ले चलिए। यह सब सुनकर सिद्धार्थ को याद आया कि वह मायरा को जो कुछ भी उसने कहा था वह सिर्फ उसकी सोच थी और वह खड़े खड़े सपना देख रहा था, या फिर कहें वह भावनाओं में बह गया था। पहले से सिद्धार्थ को मायरा के सामने जाने से डर लग रहा था। अब जैसे ही उसने सोचा कि सारी बातें बताने के बाद मायरा उससे नफरत करने लगेगी, तब वह चुप हो गया और कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, हाँ मैं करण को जानता हूँ, पर वह अभी नहीं मिल सकता। तो मायरा बोली, पर क्यों? मुझे प्लीज़ एक बार मिलवा दीजिए, मैं पक्का दूसरी बार मिलने के लिए भी नहीं कहूँगी, बस एक बार मिला दीजिए। मायरा की आंखों में तड़प और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरे थे। यह सब देखकर सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगा, वह चाहकर भी कुछ नहीं बता पा रहा था। उसने कहा, ठीक है, जब वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे तुमसे मिलवा दूंगा। तो मायरा बोली, क्या मतलब, क्या वह यहाँ नहीं है? तो सिद्धार्थ बोला, नहीं, वह इंडिया में नहीं है। करण और मैं दरअसल विदेश में कॉलेज में मिले थे, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और तभी उसने मुझे सब कुछ बताया था और यह ब्रेसलेट दिया था। उसने बोला था कि अगर कभी भी मीरा मिले तो उसे यह दे देना। तो मायरा बोली, क्या वह मुझसे इतना नाराज़ है कि मुझसे मिलना तक नहीं चाहता? उसने इतनी आसानी से यह ब्रेसलेट आपको दे दिया। क्या मैं सच में उसकी ज़िंदगी में कुछ मैटर नहीं करती? तो सिद्धार्थ जल्दी से बोला, मायरा, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वह बस चाहता था कि जब तक वह इंडिया न आए तब तक मैं तुम्हें ढूंढ लूँ। जब मैंने तुम्हारे हाथों में यह ब्रेसलेट देखा तो मुझे लगा कि तुम ही मीरा हो। मायरा का मूड थोड़ा सा बेहतर था, उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम करण की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो मिली, वह आसानी से करण से मिल सकती है। सिद्धार्थ और मायरा वहीं खड़े होकर कुछ देर बातें करते रहे, या यूं कहें कि मायरा करण के बचपन के बारे में सिद्धार्थ को बता रही थी। दूर झाड़ियों में से एक इंसान यह सब देख रहा था, हालांकि उसने थोड़ा सा सुन भी लिया था। फिर उसने किसी को कॉल किया और वहां से चला गया। उसकी जाने की आहट सिद्धार्थ को महसूस हो गई थी, क्योंकि रेस्टोरेंट से आते वक्त ही उसे किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई थी, इसलिए वह इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने सोचा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। सिद्धार्थ ने मायरा को गाड़ी में बिठाया और दोनों आनंद मेंशन की तरफ चले गए। थकान की वजह से और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से मायरा की पलकें भारी होने लगी और वह गाड़ी में ही सो गई। सोते सोते कब उसका सर सिद्धार्थ के कंधे पर आ गया उसे पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ ने जब देखा तो बिना हिले डुले चुपचाप बैठ गया ताकि मायरा को कोई तकलीफ ना हो। सिद्धार्थ ने जब मायरा का चेहरा देखा तो उसे उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आई, जैसे सालों बाद सुकून की नींद सोते हो। कुछ देर बाद दोनों आनंद मेंशन पहुंचे। सिद्धार्थ ने मायरा को अपनी बाहों में उठा रखा था ताकि उसकी नींद खराब न हो। वह जैसे ही अंदर गया तो देखा अखिल लिविंग रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसने मायरा को सिद्धार्थ की बाहों में देखा तो उसके पास चला गया। सिद्धार्थ ने देखा तो उसे चुप रहने का इशारा किया और बोला, अखिल, मायरा का रूम कहाँ है? तो अखिल बोला, ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर, दूसरा कमरा। सिद्धार्थ मायरा को ऊपर ले गया और बेड पर लेटाकर उसे अच्छे से कंबल उड़ाया और नीचे चला आया। सिद्धार्थ जैसे नीचे आया तो अखिल उससे पूछने लगा, वह ठीक तो है ना? वह तुम्हारे साथ कैसे? वह तो कहीं गई थी। काम डाउन अखिल, तुम कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर रहे हो। सिद्धार्थ ने उसे आज रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ वह सब बताया तो अखिल हैरान था।
साहिल ऐसा करेगा या मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की। छोड़ूंगा नहीं मैं उस कमीने को। उसकी ज़रूरत नहीं है अखिल, अब तक तो हाथ पैर उसके टूट चुके होंगे, सिद्धार्थ ने रिलैक्स होकर कहा। सिद्धार्थ जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर निकला उसने कुछ बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे दिया था। अखिल ने कहा थैंक यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा अखिल इट्स ओके, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, तुम मायरा का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। और सिद्धार्थ और अखिल दोनों बाहर की तरफ जाने लगे। कार के पास जाकर सिद्धार्थ बोला अखिल क्या हम कल मिल सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली मुझे मायरा के बारे में तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओके हम कल ऑफिस में मिलते हैं, गुड नाइट। सिद्धार्थ ने भी बोला गुड नाइट। अखिल घर के अंदर आया ही था कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। फ़ोन स्क्रीन पर नाम देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने कॉल पिक किया और बोला क्या खबर है। कॉलर ने कहा बॉस हमने उन सबको पकड़ लिया है, वह आज भी मैडम के पीछे गए थे। सिद्धार्थ सर मैडम के साथ थे तो वह कुछ कर नहीं पाए। कहाँ रखा है उन्हें, अखिल ने पूछा। पुराने अड्डे पर। मैं कल आता हूँ, तब तक उनकी मेहमान नवाजी अच्छे से करना। यस बॉस, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पता तो चले आखिर वह है कौन, अखिल शक भरी आवाज़ में बोला। मायरा आज बहुत खुश थी, आज वो अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बना रही थी। अखिल जल्दी तैयार होकर आया और जैसे ही जाने लगा मायरा ने रोक लिया। भाई आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, मैंने आज ब्रेकफास्ट बनाया है। मायरा आज नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। चलिए ना भाई साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अखिल ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा मीरू मैंने कहा ना मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ चलिए ना भाई। मायरा मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, कल इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। और अमन कहाँ है। भाई मुझे लगा मैं खुद हैंडल कर लूँगी इसलिए मैंने अमन को छुट्टी दी थी, वह बेचारा तो मना ही कर रहा था, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई। और फिर अखिल ने कहा फिर क्या, कुछ अनहोनी हो जाती उसके बाद बताती तुम। और तुम अमन को लेकर क्यों नहीं गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मायरा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तो अखिल बोला मायरा मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ और मुझे इस घर पर कोई बहस नहीं चाहिए। और हो सकता है आज घर आने में लेट हो जाए तो मेरा वेट मत करना। और अखिल वहाँ से चला गया। मायरा का चेहरा उदासी से घिर गया। अखिल उस पर कभी भी ऐसे गुस्सा नहीं करता है। वह बचपन में कभी कभी गुस्सा करता था, पर उनके पेरेंट्स की डेथ होने के बाद उसने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी। मायरा को भी बहुत बुरा लगा और वह भी बिना नाश्ता किए कॉलेज चली गई। उधर अखिल भी ऑफिस पहुंच गया और वह अपने केबिन में जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगा। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। मे आई कम इन सर। यस कम इन। अखिल का सेक्रेटरी कुणाल अंदर आया और बोला सर मिस्टर सिद्धार्थ आपसे मिलना चाहते हैं। तो अखिल बोला हाँ हाँ उन्हें ले आओ। कुणाल बाहर चला गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ अंदर आ गया। अखिल और सिद्धार्थ दोनों ही बैठ गए। सिद्धार्थ ने अपने सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड को बाहर जाने का इशारा किया। सिद्धार्थ और अखिल उसके केबिन में अकेले बैठे थे। सिद्धार्थ ने कहा अखिल मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। क्या मायरा को कोई खतरा है, मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ कोई मायरा का पीछा कर रहा है और उस पर नज़र रखे हुए है। जब हम लोग रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तभी, और जब वो हाईवे पर रुकी थी तब भी। कल हाईवे पर भी मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की थी पर वहाँ पर कोई नहीं था, पर कोई तो था। अखिल यह सुनकर थोड़ा सकपका गया और बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। सिद्धार्थ ने अखिल की सकपकाहट को नोटिस कर लिया और वह बोला अखिल सच बताओ कुछ बात है क्या। अखिल बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। सिद्धार्थ जैसे ही कुछ बोलने को हुआ अखिल के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। अखिल ने स्क्रीन को देखा और कहा एक्सक्यूज मी सिद्धार्थ। उसने साइड में जाकर कॉल पिक की और बिना उसकी बात सुने उसने कहा मैं थोड़ी देर में आता हूँ और फ़ोन कट कर दिया। सिद्धार्थ वह मुझे कहीं जाना है तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सिद्धार्थ उसे बुलाता रह गया। अखिल अखिल मेरी बात तो सुनो। आखिर क्या छुपाना चाहता है अखिल, या फिर मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा। वही मायरा कॉलेज में क्लास में बैठी पर उसका ध्यान पढ़ाई में लग नहीं रहा था। वह बस परेशान सी बैठकर कुछ सोच रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे।
टीचर ने देखा तो वो मायरा के पास गई और बोली, मायरा आर यू ओके? तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम लीव ले सकती हो। मायरा कॉलेज की एक होनहार स्टूडेंट थी, इसलिए सब उससे अच्छे से पेश आते थे। मायरा कभी भी क्लास में अनमाइंड या डिस्टर्ब नहीं रहती थी। मायरा यह सुनकर होश में आई और बोली, आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वह शर्मिंदा होते हुए बोली। क्लास खत्म होने के बाद मायरा कॉलेज के गार्डन में एक बेंच पर बैठी थी। उसके पास आव्या आई और बोली, मायरा। आव्या की बात सुनकर मायरा होश में आई। आव्या बोली, क्या हुआ डियर, कहाँ खोई हो? आज क्लास में भी ध्यान नहीं था तुम्हारा। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा सा मूड ऑफ है। आज भाई कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे मुझ पर। शायद मैंने उन्हें कल की बात नहीं बताई थी, इसलिए गुस्सा हो गए मुझ पर। मायरा बोली। तो आव्या बोली, कल वाली बात क्या हुआ था कल? और एक मिनट, आज साहिल नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? तो मायरा बोली, नाम मत ले उसका मेरे सामने। उससे ज़्यादा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे उसे पहचानने में गलती हो गई। आव्या चौंकते हुए बोली, क्या हुआ, झगड़ा हुआ है तेरा उससे? मायरा ने कल रात वाली बात आव्या को बता दिया। आव्या एकदम शॉक्ड हो उठी। वह कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। वह बोली, यार साहिल ऐसा करेगा यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। पिछले 4 साल से जानते हैं हम उससे, फिर भी हम उसे समझ क्यों नहीं पाए? तो मायरा बोली, छोड़ो इन सब बातों को, एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए उसे। वह सब छोड़, तू बता इस न्यू ईयर पर क्या प्लान है? पता नहीं, न्यू ईयर के एक हफ्ते पहले ही पता चलेगा क्या धमाल हो रहा है। वैसे तू बोल रही थी कि अखिल जी कुछ गुस्सा है तुझसे। मायरा बोली, हाँ अरे याद आया यार, आज भाई कुछ खाए बिना ही चले गए। मैं एक बार कॉल करती हूँ कि उन्होंने कुछ खाया या नहीं। और अखिल को कॉल करने लगी। रिंग जा रही थी पर कॉल पिक नहीं हुआ। मायरा ने 2-3 बार ट्राई किया और फ़ोन ऑफ कर दिया। आव्या बोली, क्या हुआ, लगा नहीं फ़ोन? मायरा ने कहा, नहीं लगता है बिजी है, मेरी कॉल देखेंगे तो खुद ही कर लेंगे। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अपनी अपनी क्लास में चली गईं। उधर आनंद कारपोरेशन से एक गाड़ी तेजी से निकल गई। शहर से दूर एक खुली जगह में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास वह आकर रुकी। कार के रुकने के बाद एक ब्लैक पैंट और फॉर्मल शर्ट पहना हुआ आदमी भागता हुआ वहां पर आया और कार का दरवाज़ा खोल दिया। कार के अंदर से वह आदमी निकला और तेज कदमों से चलते हुए उस बॉडीगार्ड से पूछने लगा, वह जिंदा है या मर गया? तो वह दूसरा आदमी बोला, बस वह जिंदा है। उस आदमी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। जैसे वह लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगे, वहां के गार्ड ने उन्हें रोका तो उस आदमी ने अपना मास्क उतार दिया। वह कोई और नहीं, अखिल था। गार्ड ने उसे देखते ही अंदर जाने को बोला। अखिल को वह आदमी एक अंधेरे कमरे में लेकर गया। वहां पर बस एक ही बल्ब जल रहा था। उस कमरे में एक आदमी को बर्फ पर लेटाकर उसके हाथ पैर बांधे गए थे। वह आदमी शर्टलेस होने की वजह से उसके पीठ पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने लोहे की राड से उसको बुरी तरह पिटाई की हो। वह आदमी लगभग बेहोश हो चुका था। अखिल ने किसी की तरफ हाथ बढ़ाया तो वह आदमी अखिल के हाथ में पानी का एक जग दे दिया। अखिल ने उस जग का सारा पानी उस आदमी के मुंह पर दे मारा। वह आदमी एकदम से होश में आया। अखिल ने उसके बाल पकड़ लिए और बोला, बता कौन है तू और किसने भेजा है? मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरी बहन पर नज़र रख रहा था। बोल, किसने कहा था करने को? वह आदमी बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें सच बता दूंगा? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतना सा टॉर्चर करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? यह सुनकर अखिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह अपना बेल्ट निकाल कर उस आदमी को पीटने लगा। उस आदमी के पीठ से खून निकलने लगा। वह आदमी दर्द में भी एकदम से हंसने लगा और बोला, अखिल आनंद, तुम कुछ भी कर लो, तुम उसे नहीं रोक सकते हो। वह जो चाहता है वह करके ही रहेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम। अखिल गुस्से में बोला, मैं मायरा को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम अपने प्लान में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। उस इंसान को मैं जिंदा जला दूंगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को आंख उठाकर देखने की? वह आदमी बोला, तुम कुछ नहीं कर सकते, और बेशर्मी से हंसने लगा। अखिल की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अखिल उस आदमी को मार मार कर अधमरा कर चुका था। वह आदमी बेहोश हो गया। उस आदमी की हालत देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि अखिल कितना बेरहम और हिंसक हो सकता है। वह अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
वह आदमी जैसे बेहोश हुआ। अखिल ने उसके बालों को झटके से पकड़ा और उसका चेहरा देखकर छोड़ दिया। अखिल ने वहाँ के एक बॉडीगार्ड को बाहर बुलाया। वह दोनों बाहर हैं तो अखिल उसे आर्डर देते हुए बोला, इसकी ट्रीटमेंट कराओ, वह मरना नहीं चाहिए। जीते जी मैं उसे नर्क के दर्शन कराना चाहता हूँ। इतना टॉर्चर करो उसे कि वह अपनी ही मौत की भीख मांगने लगे। मुझे उस आदमी के बारे में किसी भी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अखिल ने दांत पीसते हुए कहा। उस बॉडीगार्ड ने अखिल से कहा, सर कल शाम के बाद साहिल का कोई अता पता नहीं है। अगर वह भी मिल जाता तो हम उससे यह सब पूछ लेते, क्योंकि साहिल पर हमें पहले से ही डाउट था, पर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो अखिल बोला, ढूंढो उसे, कैसे भी करके ढूंढो। वह बॉडीगार्ड बोला, यस बॉस, आप इसकी चिंता मत कीजिए, इन सबको हम देख लेंगे। सर काफ़ी देर हो गई है, आपको घर जाना चाहिए, छोटी मैडम आपका इंतज़ार कर रही होंगी। तब अखिल को याद आया कि सुबह उसने मायरा से बहुत रूडली बात किया था और उसे डांट भी दिया था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और चेक करने लगा। उसने फ़ोन स्क्रीन को देखा तो हैरान रह गया। मायरा के टाइम टाइम पर कॉल करने की वजह से अखिल को पूरी 32 मिस कॉल आई थी। मिस कॉल से पहले उसे मायरा का एक मैसेज भी आया था। उसमें लिखा था, सॉरी भाई, मुझे आपको कल ही बता देना चाहिए था, आई एम सो सॉरी। अखिल ने जब यह देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने जल्दी से मायरा को कॉल किया, इस डर से कि कहीं मायरा उससे नाराज ना हो जाए। मायरा ने कॉल पिक नहीं किया। अखिल बोला, लगता है आज कुछ ज़्यादा ही डांट दिया मैंने, ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठाया। पता नहीं घर जाने पर मेरा क्या हाल होने वाला है। बेटा अखिल तैयार हो जा, आज तेरी लाडली बहन तुझे सीधा स्वर्ग नहीं नहीं नर्क के दर्शन करवाएगी। अब तक तो पूरा घर सर पर उठा लिया होगा, पता नहीं आज कौन से पौराणिक अस्त्र से मेरी पिटाई होने वाली है। पिछली बार जब गुस्सा हुई थी तो कमरे में बंद कर दिया था खुद को, फिर बाद में 30 उठक बैठक भी लगवाए थे मुझसे। पता नहीं आज बेलन देवता के दर्शन होंगे या झाड़ू देवी के। भगवान आज बचा लो बस। इतना तो कोई अपनी बीबी से नहीं डरता होगा जितना मैं अपनी मासूम खतरनाक बहन से डरता हूँ। यह कहकर वह जल्दी से कार में बैठा और आनंद मेंशन की तरफ चला गया। अखिल, जो कुछ देर पहले उस आदमी के लिए मौत के देवता से कम नहीं था, वह अभी अपनी बहन की नाराजगी से डरा हुआ था। रात के 10:30 बज रहे थे। मायरा ने अपने हाथों से अखिल के लिए डिनर बनाया था। वह सारी अखिल की फेवरेट डिश थी। मायरा पिछले 2 घंटे से अखिल का वेट कर रही थी डिनर टेबल पर। वह अपने गाल पर हाथ रख कर बैठी थी और अब उसे हल्की सी नींद आ रही थी, इसलिए वह झपकी ले रही थी। उसे ऐसे बैठा देखकर आशा उसके पास गई। वह उनकी घर की सबसे पुरानी मेड थी और अखिल और मायरा से उम्र में बड़ी थी, इसलिए वह दोनों हमेशा उसकी इज्जत करते थे। वह अखिल और मायरा के लिए हमेशा खाना बनाया करती थी, पर आज मायरा ने जिद की थी, इसलिए उसने कुछ नहीं किया था। आशा बोली, मायरा बेटा, आप कब तक इंतज़ार करेंगे अखिल बाबा का? आप खाना खा लीजिए और अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। जब बाबा आएंगे तो मैं उन्हें खाना खिला दूंगी। मायरा बोली, आशा दीदी आप जाइए, आराम कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। आज भाई और मैं साथ में खाना खाएंगे। यह सुनकर आशा बोली, पर? तो मायरा बोली, कोई परवर नहीं, आप जाइए और आराम कीजिए, आप भी तो दिन में कितनी थक जाती हैं। यह सुनकर आशा वहां से अपने क्वार्टर में चली गई। मायरा भी टेबल पर बैठे बैठे ही सो गई थी। करीब आधे घंटे बाद आनंद मेंशन के बाहर एक कार आकर रुकी। अखिल कार से निकला और अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग शहर के थोड़ा दूर था, इसलिए अखिल को आने में लेट हो गया। वह जल्दी से घर के अंदर गया और स्टेयर से ऊपर मायरा के कमरे में जाने लगा। वह स्टेयर चढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि डाइनिंग एरिया की लाइट ऑन थी। अखिल उसी तरफ चला गया तो देखा मायरा डाइनिंग टेबल पर ही सो रही है। टेबल पर खाना लगाया हुआ था और लॉन का दरवाज़ा खुला होने की वजह से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मायरा टेबल पर सोते सोते ही ठिठुर रही थी। अखिल को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसने जल्दी से जाकर लॉन का दरवाज़ा बंद किया और मायरा के पास आ गया। अखिल ने मायरा के सर को धीरे से सहलाया और प्यार से मायरा का नाम पुकारा, मायरा। अखिल की आवाज़ सुनकर मायरा आंख मीच के उठी तो देखा सामने अखिल खड़ा था। वह बोली, भाई आप कितनी देर लगाते हो आने में? पिछले 3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही हूँ मैं। इतनी देर कौन करता है? अभी देर कर रहे हो ठीक है, मेरी भाभी के आने के बाद अगर ऐसा हुआ ना तो वह आपको सीधे घर से निकाल देंगी, फिर रहना अपने ऑफिस में।
फिर मैं आपको नहीं बचाने वाली, क्योंकि वेट करने का दर्द क्या होता है वह मुझे ही पता है। अभी का ही देख लो। यह सुनकर अखिल बोला, हाँ तो मैंने थोड़ी ना कहा था कि तुम मेरा वेट करो, मैंने तो पहले ही कहा था कि रात को मैं देर से आऊँगा तो तुम खाना खाकर सो जाती। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से तुमने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहने, और तो और लान का दरवाज़ा भी खुला छोड़ रखा है। ठंड से मरने का प्लान था क्या? अगर तुम्हें ठंड लग जाती तो? अखिल की बात सुनकर मायरा बोली, भाई मैंने अपने हाथों से डिनर बनाया था और सोचा था कि दोनों साथ में डिनर करेंगे। पहले तो आप सुबह बिना मेरी एक भी बात सुने मुझे ऐसे डांट कर चले गए जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो। फिर भी मैंने आपको सॉरी का मैसेज किया, आपने उसे भी नहीं देखा और ना ही मेरा फ़ोन उठाया। मैंने आपको मनाने के लिए इतनी तैयारी की, ऊपर से 3 घंटे आपका वेट किया, और आप हो कि मुझे ही डांट रहे हो। भाई मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती। यह बोलकर वह अपने दोनों हाथ बांधे दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी हो गई। वह पाउट बनाकर मुँह फुलाकर खड़ी थी और ऐसे में वह बहुत क्यूट लग रही थी। उसे देखकर अखिल को हंसी आ गई। मायरा ने जब देखा कि अखिल हंस रहा है तो वो बोली, एक तो आप लेट आ रहे हो और ऊपर से बेशर्मों की तरह हंस रहे हो। यही नहीं कि अपनी प्यारी सी क्यूट सी बहन को मनाए। मैं जा रही हूँ, आप खा लो अकेले खाना। मायरा जा ही रही थी कि अखिल उसके सामने आकर कान पकड़ कर बोला, अच्छा ठीक है, अब माफ़ भी कर दो मेरी माँ, आई एम सॉरी। मेरी प्यारी बहन मुझे माफ़ नहीं करेगी प्लीज़। और बेचारा सा फेस बना दिया। मायरा बोली, ऐसे नहीं, आपको तो सज़ा मिलेगी। अच्छा ठीक है, आप क्या सज़ा है वह भी बता दो। अखिल बोला, मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, मैं जो बोलूँगी वो आप करोगे या मैं जो मांगूंगी दोगे। यह सुनकर अखिल बोला, बिल्कुल नहीं। मायरा बोली, क्यों नहीं? आपकी यही सज़ा है, वरना मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाली। ये क्या बात हुई? और मैं यह सज़ा नहीं मानने वाला। तुम्हारी छोटी सी दिमाग में कुछ ना कुछ उठपटांग चलता ही रहता है। कोई भरोसा नहीं तुम्हारा, पता नहीं क्या करने को बोल दो। मैं पिछली बार की तरह उठक बैठक लगा लूँगा, लेकिन ये नहीं करूँगा। मायरा बोली, ठीक है तो फिर 100 करने पड़ेंगे। तो अखिल बोला, 100 क्यों? इतनी बड़ी सज़ा, मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं किया है। तो मायरा उसे घूरते हुए बोली, तो 150 कर दूँ? यह सुनकर अखिल हैरान था कि यह उसकी छोटी सी बहन मायरा ही थी या फिर कोई और। वह मन ही मन बोला, लगता है कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है। कहाँ फंस गया यार, भगवान प्लीज़ बचा लो मुझे इस छोटी डेविल से। वह बोला, ठीक है मैं 100 लगा लूँगा, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। यह सुनकर मायरा का दिल पसीज गया और वह बोली, ठीक है, डिनर के बाद आपको देखती हूँ, और खाना गर्म करने चली गई। कुछ देर बाद दोनों डिनर करने के बाद मायरा बर्तन रखने के लिए किचन में गई। अखिल खुद से ही बोला, खिसक ले बेटा, यही मौका है, वरना आज तो तेरी खैर नहीं, और दबे पाँव वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, वहीं रुक जाइए। मायरा की आवाज़ सुनकर अखिल एकदम से वहीं पर रुक गया। वह जैसे ही पीछे पलटा, देखा मायरा अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी थी और उसे ही घूर रही थी। कहाँ जा रहे थे आप? मायरा ने उसे घूरते ही ये पूछा। उसके अचानक से ऐसा पूछने पर अखिल हड़बड़ा गया और बोला, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ। मायरा बोली, मुझे अच्छे से पता है कि आप धीरे से यहाँ से खिसकने की तैयारी में हो, पर मेरे होते हुए आप ऐसा नहीं कुछ कर सकते। इस पर अखिल बोला, पर मैं तो यहीं हूँ, सच में मैं कहीं नहीं जा रहा। कहीं नहीं जा रहे हो तो चलो शुरू करो 100 उठक बैठक, आप ही ने तो कहा था, चलो शुरू करो। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अखिल उसे मनाते हुए बोला, पर मीरू 100 कुछ ज़्यादा नहीं है। मायरा चिढ़ते हुए बोली, तो 200 कर दूँ? अखिल रोनी सी सूरत बनाकर बोला, बहुत बुरी हो तुम, अपने ही बड़े भाई को कोई ऐसी सज़ा देता है क्या? थोड़ा भी तरस नहीं आता ना तुम्हें मुझ पर? मायरा झट से बोली, हाँ नहीं आता तरस आप पर, आपकी हरकतें ही ऐसी है। एंड आई नो मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने तो अच्छा और आपके फ़ायदे का ऑफ़र दिया था, आप ही ने ठुकरा दिया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अखिल बेबसी से देखते हुए बोला, ओके फाइन, तुम जो बोलोगी वही होगा, आप खुश? मायरा डाउट करते हुए बोली, सच्ची ना? आपने वादा किया है, बाद में मुकर मत जाना। इस पर अखिल बोला, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दूँ तब विश्वास करोगी? अरे नहीं, इतना भरोसा तो है ही आप पर। ओके तो बोलो क्या चाहिए? अखिल के बोलने पर मायरा ने कहा, अभी तो कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तब मांग लूँगी, पर आप मना नहीं कर सकते। अखिल ने मन ही मन में कहा, कहाँ फंस गया, पता नहीं कौन सी खुरापात चल रही है इसके दिमाग में। वह मुंह बनाते हुए बोला,
ठीक है मेरी अम्मा, और अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? फिर दोनों ही अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सिद्धार्थ अपने केबिन में इधर से उधर चक्कर काट रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। सिद्धार्थ ने बिना देखे ही कहा, कम इन। तभी राघव और चित्रा अंदर आए। चित्रा सिद्धार्थ को देखकर बोली, क्या हो गया सिद्धार्थ, तुम ऐसे चक्कर क्यों काट रहे हो? मैराथन जीतने का इरादा है क्या? सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा तो चित्रा बोली, सॉरी, और हंसने लगी। राघव बोला, ओए घूर क्यों रहा है? और ये तो बता कि ऐसे भटकती आत्मा की तरह भटक क्यों रहा है? क्या बात हो गई? परेशान लग रहा है। झगड़ा हो गया क्या अपनी मीरा से? राघव ने मीरा शब्द पर जोर देते हुए और लंबा खींचते हुए कहा। सिद्धार्थ गुस्से से बोला, अपनी काली जुबान बंद कर, वरना तेरी जुबान यहीं काट डालूंगा। जब भी बोलता है बेकार ही बोलता है। चुप रहा कर, वरना सिल दूंगा तेरे ओठ। अरे झगड़ा छोड़, बात तक तो नहीं कर पा रहा हूँ उससे, हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी। वाह, झूठ, वो भी हमसे? कोई और नहीं मिला क्या? जनाब की गाड़ी रोमांस तक पहुंच गई और बता रहे हैं कि बात नहीं हो रही। राघव की बात सुनकर सिद्धार्थ और चित्रा दोनों ने एक साथ कहा, क्या मतलब? राघव ने कुछ नहीं कहा और अपने फ़ोन से एक फ़ोटो निकाल कर उसके सामने कर दिया और चित्रा को दिखाने लगा। चित्रा ये देखकर बोली, सिद्धार्थ, ये गलत बात है, तुमने मुझसे छुपाया और तुम तो छुपे रुस्तम निकले। ये कहकर वह हंसने लगी। सिद्धार्थ ने राघव का फ़ोन छीन लिया और देखने लगा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये वही फ़ोटो थी जो राघव ने पार्टी वाले दिन पुल साइड पर ली थी। सिद्धार्थ ने जल्दी से वह फोटो अपने फ़ोन में सेंड किया और राघव के फ़ोन से डिलीट कर दिया। राघव ने बड़ी मुश्किल से अपना फ़ोन वापस लिया और देखने लगा तो फोटो परमानेंटली डिलीट हो गया था। वह बोला, यार बहुत बुरे हो तुम, हमारी खुशी देखी नहीं जाती इस आदमी से। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा छोड़ ये सब, मुझे नहीं लगता कि तू इस वजह से परेशान है। सच सच बता, क्या हुआ है? राघव के बोलने पर सिद्धार्थ ने राघव और चित्रा को हाईवे वाली सारी बात बता दी। वह बोला, आई एम श्योर वहाँ पर कोई तो था हमारे अलावा जो शायद मायरा पर नज़र रखे हुए था। मैंने इस बारे में अखिल से भी पूछा था, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैं नहीं जानता कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गलत है जो मुझे जानना चाहिए। क्योंकि अगर अखिल मुझसे कुछ छुपा रहा है तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। उसने कुछ सोचा और कहा, आई थिंक मुझे सिर्फ एक आदमी ही सच बता सकता है। ये कहकर उसने किसी को कॉल किया और कहा, मैं आज शाम तक वहाँ आ रहा हूँ। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और राघव से कहा, जल्दी चल, मिस्टर कुलवंत के संग मीटिंग है, वह खत्म करके मुझे कहीं जाना है। यह कहकर वह केबिन से बाहर चला गया। राघव और चित्रा उसे नासमझी से जाते हुए देख रहे थे। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले गए। आखिर कौन है वह आदमी जिससे सिद्धार्थ मिलने वाला है? आखिर अखिल सिद्धार्थ से मायरा का कौन सा राज छुपा रहा है? मायरा को लेकर इतना डरा डरा अखिल हमेशा क्यों रहता है? क्या सिद्धार्थ मायरा को अपने प्यार का एहसास दिलाकर उसे अपनी सच्चाई बता पाएगा, या फिर मायरा की सच्चाई जानकर वह खुद ही उससे बहुत दूर हो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग, बहुत ही सस्पेंस और रोमांचक मोड़ के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।